हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ बोर्स थ्योरी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। एटॉमिक थ्योरी हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ था। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले थॉमसन थ्योरी। थॉमसन की थ्योरी हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ी रदरफोर्ड थ्योरी। फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स थ्योरी। डेवलपमेंट्स पढ़ी। इसमें हमने दो डेवलपमेंट्स पढ़ी मेन। जो फर्स्ट थी वो थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और हमने पढ़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपको पता होना चाहिए, कंबाइन रखो कि क्या क्या हम पढ़ते जा रहे हैं। एटॉमिक हमने थॉमसन हमने पढ़ लिया, रदरफोर्ड थ्योरी हमने पढ़ ली, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ ली, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्स थ्योरी। यहीं से आपका मेन चैप्टर जो है स्टार्ट होता है, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही ध्यान से करें बोर्स थ्योरी को। हेडिंग डाल लें। बोर्स ने कुछ पॉइंट्स बताए, 10 पॉइंट्स बताए। 5 पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा, 5 पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बोर्स थ्योरी से। हेडिंग डालें बोर्स थ्योरी। तो साथ में पढ़ते हैं, सीखते हैं बोर्स थ्योरी। बोर्स ने क्या क्या पॉइंट्स दिए। फर्स्ट पॉइंट जो बोर ने दिया, उसने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो लिखे यही पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एट द सेंटर ऑफ एटम positive charged nucleus is present। सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हैविंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि उसने बताया कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों ओर। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका शेल है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप आगे पूरा डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे एटम का स्ट्रक्चर होता है। अभी के लिए समझ लो कि सेल होता है, उसमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular path called ऑर्बिट्स। फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। थर्ड पॉइंट उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी शेल में, तो एनर्जी लॉस नहीं करता। तो पॉइंट लिखे ये, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी while
रिवॉल्विंग इन देयर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसको कहते हैं? अपने शेल में जब घूमता है, इन देयर ग्राउंड स्टेट। तो ये 3 पॉइंट्स दिए। 4th पॉइंट लिखते हैं, मैं इनको रब कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट बोर्स ने दिया कि सिर्फ वो शेल, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ऐसे शेल होते हैं। फर्स्ट वाले को कहते हैं के, सेकंड वाले को कहते हैं एल, थर्ड वाले को कहते हैं एम। ये आप डिटेल में पढ़ोगे आगे। उसने कहा कि ओनली दो शेल आर पॉसिबल जिसमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वही शेल पॉसिबल होगा। तो चलो लिखते हैं इस पॉइंट को। ओनली दोज शेल्स आर पॉसिबल in which value of angular momentum is integral multiple of h/2π। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है ये? मान लो फर्स्ट शेल है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी? देखो NH/2π ये वैल्यू होनी चाहिए। तो n यहाँ पे क्या हो गया? 1, तो वैल्यू आ गई h/2π। सेकंड में क्या आएगी? NH/2π, n क्या है यहाँ पे? 2h/2π, ये आ गई h/π। थर्ड में क्या आएगी? 3h/2π। तो उसने कहा कि NH/2π वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की। इसका मतलब क्या है? हर एक शेल की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होती है। फर्स्ट की वैल्यू होगी h/2π, सेकंड की होगी h/π और थर्ड की होगी 3h/2π। दैट इज वैल्यू ऑफ angular momentum is fixed for a given shell, that is quantization of angular मोमेंटम। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स, ठीक है, कि हर शेल में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बोर्स थ्योरी का 5th पॉइंट। उसने बताया कि एनर्जी की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होती है। ऐसे ही बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब एक शेल में घूमता है उसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। तो 5th पॉइंट एनर्जी का ही है। बहुत क्वेश्चन आते हैं एनर्जी वाले पॉइंट से। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या होता है? फिक्स्ड होती है। और बोर्स ने वैल्यू भी दी उसकी, एनर्जी इज इक्वल टू -2π² me4 मल्टीप्लाई बाय z² बाय n².h²। यहाँ पे हर एक चीज़ की वैल्यू है। यहाँ पे देखो m क्या है?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? शेल, कौन से शेल की बात हो रही है? एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ये फॉर्मूला दिया उसने। अब देखो ये फॉर्मूला तो आपका क्वेश्चंस में यूज होगा नहीं, जो क्वेश्चंस में यूज होंगे इस फॉर्मूले को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो होंगे। तो एनर्जी के कुछ फॉर्मूले आए जो आपको याद रखने हैं। -2.17 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -18 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर जूल पर एटम। अगर जूल पर मोल में निकालेंगे तो क्या आएगी? -1.312 इंटू 10 की पावर 6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर जूल पर मोल। ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है। बेसिकली आपको ये वाला यूज़ करना बहुत बार। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो क्या होगा? -13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ई एन है, एन 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 जो भी एन दे रखा हो, मान लो E5 की निकालनी है तो जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, मतलब एन स्क्वेयर मतलब 5 का स्क्वेयर। अगर एनर्जी nth की निकालनी है और हमें E1 दे रखी है तो E1 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें हाइड्रोजन का केस दे रखा है, उसमें Z1 होता है और एनर्जी फर्स्ट वाले की है 25। E1 इज इक्वल टू 25 किलो जूल। हमें E5 निकालना है तो क्या होगा? E1 क्या है? 25 इंटू जेड स्क्वेयर 1 हो गया, एन स्क्वेयर क्या हो गया? 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1 किलो जूल, ठीक है। माइनस में होती है हमेशा, तो -1 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये ज़्यादातर ये वाला यूज़ होगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर आ गया और आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.609 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये सभी के सभी फॉर्मूले लिख ले और याद रखें। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट में, 5th पॉइंट में ही। कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ये न्यूक्लियस है, ये इसमें शेल बने हुए हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस से बहुत ही दूर है। इसका मतलब इसमें और इसमें न्यूक्लियस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? 0। और मान लो यहाँ पे है एनर्जी E1, तो हम डेल्टा E निकालेंगे। डेल्टा E क्या होता है? चेंज, E इन्फिनिटी माइनस E1, तो डेल्टा E क्या आएगा? -E1। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं अब। वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, क्वेश्चन लिखे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। जो एनर्जी निकालते हैं हम उसकी आपने फॉर्मूलेज में भी देखा हुआ, सब में माइनस लिखा हुआ है। वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, तो हम ये मानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है। साइंटिस्ट ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि मान लो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी है यहाँ पे 0। अब वो मान लो इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, उसको कभी भी वर्क करना पड़ेगा। अब कभी वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी लेस देन 0 हो जाएगी, -1, -2, -3 ऐसे
माइनस में होती चली जाएगी। तो इसको लिखते हैं, लेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, दैट इज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी इज इक्वल टू 0 है उस पॉइंट पे, ठीक है। अब हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। लेट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अप्रोचिंग न्यूक्लियस अब इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। फॉर दिस इलेक्ट्रॉन हैव टू डू वर्क। और वर्क करेगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी लेस देन 0 हो जाएगी क्योंकि पहले ही 0 थी। एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। इसलिए नेगेटिव वैल्यू हो जाती है क्योंकि मान लो इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है और न्यूक्लियस को अप्रोच करना स्टार्ट किया। अब उसको वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करेगा तो उसको एनर्जी लगेगी, पहले ही 0 थी और एनर्जी लगेगी तो माइनस में एनर्जी हो जाएगी। दिस इज द रीजन वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखो -1 -2 -3 जितना पास आता जा रहा है माइनस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। 3 4 5 6 जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव होगी, फॉर एग्जांपल एक -25 है, E1 दे रखी है और E2 दे रखी है -50। तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ज़्यादा है, आपको नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। यहाँ पे E2 इज मोर देन E1। हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, सिर्फ और सिर्फ किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वही एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लिख ले, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव, more the इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो चलो एनर्जी वाले जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उन पे भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उस पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन है, इसमें आपका वो वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, वेवलेंथ वाला। फाइंड द wavelength of light required to
excite electron from first excited state to third excited state। वेवलेंथ बताओ लाइट की जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। मान लो ये पॉजिटिव है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने के लिए कितनी वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। अब देखो h की वैल्यू फिक्स होती है, प्लैंक कांस्टेंट है। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। लैम्डा हमें निकालना है, अगर हमें E पता लग जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये E एनर्जी कितनी होगी, यहां तक है E3, थर्ड तक जाने में 0 से लेके 3 तक है E3 और 0 से लेके 1 तक है E1। तो E3 माइनस E1 अगर मैं कर दूं तो हमें एनर्जी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1। अगर हमें डेल्टा E पता लग जाए तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं। चलो डेल्टा E निकालते हैं। E3 क्या होगा, हमें फॉर्मूला लगाना है एनर्जी वाला जो हमने आज ही पढ़ा है, -1.312 इंटू 10 की पावर 6 जेड स्क्वेयर ये है हाइड्रोजन का केस है हाइड्रोजन का, बाय एन स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर माइनस फर्स्ट वाले क्या होगी -1.312 इंटू 10 की पावर 6 जेड स्क्वेयर तो 1 हो गया, बाय एन स्क्वेयर क्या हो गया 1 का स्क्वेयर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, -1.312 इंटू 10 की पावर 6 बाय 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.312 इंटू 10 की पावर 6 बाय 1। ये कॉमन ले लेंगे, 1.312 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9। ये आ जाएगा 1.312 इंटू 10 की पावर 6, नीचे आ जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 1 8 बाई 9। तो ये आ गई डेल्टा ई की वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। और आगे हमें क्या करना है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ गया, एच सी अपॉन डेल्टा ई। ये हमें फॉर्मूला लगाना है। एच की वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। सी की होगी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की 8 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों हमें पता लगी। डेल्टा ई की वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद आएगी और इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आप आंसर निकालें और कमेंट में बताएं क्या आंसर आ रहा है। तो चलो एक छोटा सा कंसेप्ट और कर रहे हैं, उसी के साथ हमारे 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी मैंने एनर्जी निकालने के फॉर्मूले बताए हैं इसको भी मेंशन कर लें। जो भी हमने एनर्जी निकालने के फॉर्मूले पढ़े हैं, 5th पॉइंट पूरा पढ़ा है, ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, यूनी इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में एक है, हीलियम प्लस में एक है, क्योंकि हीलियम में 2 होते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, हीलियम में 2 होते हैं, प्लस का मतलब मैंने क्या बता रखा है -1 करते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। बेरिलियम +2 में भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम +2, बेरिलियम +3। तो ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए है सारा का सारा एनर्जी निकालने के फॉर्मूले। तो एक और पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी।
ऑफ यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हो, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यूनिइलेक्ट्रॉनिक कौन सी होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसका फॉर्मूला होगा आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वेयर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, फिक्स होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो फॉर एग्जांपल बेरिलियम+3 की हमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वेयर। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन होती है फिक्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वेयर। एटॉमिक नंबर होता है बेरिलियम का 4, तो 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया हमारा आंसर इसको सोल्व करने के बाद। तो स्टूडेंट्स 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 5 के 5 पॉइंट्स लिख के देखें, लिख के प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला याद रखें ताकि आपके क्वेश्चन सोल्व हो सकें। टिल देन टेक केयर, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 पॉइंट्स ऑफ बोर्स थ्योरी।